अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले नाज़रीन से गुज़ारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, पर वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया है। आप कहानी देखते तो हैं ही, तो अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। इससे हमारी जो मेहनत हम करते हैं वो पूरी हो जाएगी आपके एक सब्सक्राइब से। और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप नई आने वाली कहानी सुन सकें। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए अब कहानी का आगाज़ करते हैं। सच कहते हैं कि मजबूरियां इंसान के शौक खा जाती हैं। अगर कोई सच में आपका हमदर्द और साथ निभाने वाला हो तो आप जिंदगी में कभी नहीं थक सकते, और अगर यही साथ निभाने वाले बीच रास्ते में साथ छोड़ दें तो क्या गुजरती है। सादिया और सऊद एक ही मोहल्ले में पले बढ़े और परवान चढ़े। इनकी मोहब्बत बिल्कुल अंगूर की जंगली बैलों की तरह थी, ऐसी साफ सुथरी दोस्ती जैसे बहती नदी का शफाफ पानी होता है। हर घर वालों को भी पता चल गया। सऊद की माँ सादिया की अम्मी की सहेली थी, इनका भी बचपन साथ गुजरा था। इन दोनों के बारे बातें सुनी तो आपस में सलाह मशवरा करने बैठ गई। एक ने दूसरी से कहा, बहन, जमाना हमारे बच्चों के बारे में बातें बना रहा है। इससे पहले कि कोई बेपरकी उड़ाए, क्यों ना हम सहेलियों के साथ समदने भी बन जाएं। ये कहकर वो दोनों हंसने लगी। माँ और हाला की जुबानी सादिया ने भी ये फिक्रा सुना। वो दरवाजे की ओट में खड़ी थी, इसका भी सारा वजूद मुस्कुरा उठा। तभी इसे हर शय मुस्कुराती नजर आने लगी। आज तो सुने आंगन में लगी क्यारी के फूल भी हंसते दिखाई दे रहे थे। इसी रोज मसूद खाने की ट्रे लेकर आ गया, जिसमें बादामों का हलवा था और हाला ने बहुत एहतमाम से भिजवाया था। अम्मी किचन में थी। सादिया ने आगे बढ़कर इसके हाथ से ट्रे पकड़ी और बेहतियार हंस दी। तब वो बोला, क्या हो गया है? कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? अगर बता दूंगी कि क्यों हंस रही हूं तो तुम भी हंसने लगोगे। ये कहकर सवाल का इंतजार किए बगैर वो शर्माते हुए बोली, तुम्हारी मेरी शादी हो रही है ना? मैंने अम्मा और हाला को ये कहते अपने कानों से सुना है। ये तो वाकई खुशी वाली बात है। ये कहकर सऊद भी खुशी से हंस दिया। वो सादिया के घर रोज सौदा सलफ पहुंचाने आया करता था, क्योंकि इनके घर में कोई मर्द ना था। सादिया के वालिद और भाई दोनों ही सऊदी अरब कमाने की खातिर गए हुए थे और सऊद से कहकर गए थे कि हमारे पीछे तुम घर का ख्याल रखना। जबकि इसकी माँ की हिदायत भी थी कि दिन में एक बार हाला बतूल के घर जरूर चक्कर लगा लिया करो और जो काम वो कहें कर दिया करो। इस बहाने वो रोज इनके घर आता। तब माँ सादिया को कहती, बेटी सऊद को खाना दो। वो इनकार करता, मगर फिर खाने बैठ जाता और साथ साथ हाला से बातें करने लगता। बातों बातों में वो जरूर ऐसी बात भी कर जाता जिससे सादिया चिढ़ती थी। हाला जान, सादी को अब पढ़ने से उठा लें, अब ये बड़ी हो गई है, इसे घर से बाहर ना भेजा करें। अरे बेटा, इसे पढ़ने का बड़ा शौक है, रोकूंगी तो भी नहीं मानेगी, रोकूंगी तो भी नहीं मानेगी। हाला बतूल रोज ही एक सा जवाब देती और सादिया गुस्से में कहती, सऊद, तुमको मेरी पढ़ाई से हसद क्यों है? तुम यही चाहते हो कि मैं जाहिर रह जाऊं? हाँ, तो तुमने एमए पास करके बैंक में नौकरी करनी है क्या? हाँ, करनी है नौकरी। तुम बन जाओ बैंक ऑफिसर, तब मैं नहीं करूंगी नौकरी। इस पर वो जाते जाते आहिस्ता से कहता, तुमने बैंक की नहीं, मेरी नौकरी करनी है शादी के बाद। ये कहकर वो हंसता हुआ दरवाजे से बाहर निकल जाता। जाने कौन सी घड़ी कैसी होती है, इसलिए कहा जाता है कि मुंह से बुरी बात नहीं निकालनी चाहिए। सादिया ने भी न जाने कैसी घड़ी मुंह से ये बात निकाली थी कि हाँ, करनी है बैंक में नौकरी। ग्रेजुएशन करते ही ये बात पूरी हो गई। इसके वालिद और भाई सऊदीया में इस वक्त एक साथ जाँ बहक हो गए। जब वो एक तामीराती प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हरम शरीफ में एक क्रेन के नीचे खड़े थे, वहां हादसा हो गया जिसकी जद में और भी कुछ लोग आए थे। ये खबर बिजली बनकर माँ बेटी पर गिरी। एक तो वालिद और भाई की एक साथ वफात का गम, फिर वो रकम भी बंद हो गई जो वो हर माह भिजवाते थे। इसकी दो छोटी बहनें स्कूल में जेरे तालीम थी और भाई अभी छोटा था। यूं सारे घर का बोझ सादिया पर आ पड़ा। कहाँ तो माँ बेटी के जहेज के जोड़े टांगने की फिक्र में थी
और अब हर वक्त अखबार आगे करके कहती, बेटी जरा इन इश्तहारों में देख, शायद कहीं नौकरी निकली हो, तू दरखास्त दे दे, क्या खबर मुलाजमत मिल जाए। अम्मा, सिर्फ दरखास्तें देने से नौकरी नहीं मिलती, इसके लिए सिफारिश चाहिए होती है। अच्छा, फिर भी तू दरखास्त दे दे, मुझको तेरी शादी की इतनी जल्दी नहीं है। इधर सऊद बरसरे रोजगार हो चुका था। इसकी माँ बेटे के सर पर सेहरा सजाने के ख्वाब देख रही थी। खूब किस्मत इसे नौकरी भी इसके मतलब की मिली और वो बैंक में अफीसर लग गया। इसके एक दोस्त का बाप बैंक में बड़े ओहदे पर फाइज था, लिहाजा इसको ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़ी थी। लेकिन सादिया को तो अब भाग दौड़ ही करना थी। एक रोज इसने हिजाब एक तरफ करके कह ही दिया, सऊद तुम ही कहीं कोशिश करो। अम्मी जान चाहती हैं कि मैं कुछ अरसा नौकरी कर लूं ताकि वो हमारी शादी के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर सके। सऊद जानता था कि शादी का तो बहाना है, असल तो माली मजबूरी है। वो तो इस घर के हर राज से वाकिफ था। बहरहाल इसने अपने अफीसर से कहा, इन्हीं दिनों कुछ असामियां निकली और इसकी कोशिश से सादिया को भी इसी बैंक में मुलाजमत मिल गई जहां वो खुद काम कर रहा था। वो खुश थी कि इनका साथ जुड़ा हुआ था। दोनों एक ही ब्रांच में काम कर रहे थे। बतूल हालांकि घर के माली हालात को मद्देनजर रखते हुए सऊद ने शादी का तकाजा छोड़ दिया था। चढ़ते दरियाओं पर बंद बांधना कितना मुश्किल होता है, ये कोई मल्लाह ही बता सकता है। सादिया ने अपने घर को माली सपोर्ट देने की खातिर और सऊद ने इसकी खातिर उम्र का काफी अरसा इस आस में निकाल दिया कि मसाइल पर काबू पा लेंगे तो एक हो जाने के बारे में सोचेंगे। उन्हें क्या पता था कि मसाइल तो झाड़ के कांटों की तरह होते हैं, वो कम नहीं हुआ करते। आदमी सारी उम्र बस सोचता रह जाता है कि एक तरह के मसले खत्म हो जाए तो कोई और मसाइल उठ खड़े होते हैं। यूं समझना चाहिए कि बस इसी का नाम जिंदगी है। ऐसा ही इन प्यार करने वालों के साथ हुआ। सादिया की छोटी बहन ने मैट्रिक कर लिया तो मुलाजमत करने या आगे तालीम जारी रखने की बजाय मोहल्ले के लड़के से दिल लगा लिया। शुक्र हुआ कि लड़के के माँ बाप शरीफ थे। जो ही इनको पता चला वो लड़की के घर रिश्ता लेने आ गए। वो हाला बतूल के दुख दर्द से वाकिफ थे और इनको मजीद दुखों से बचाना चाहते थे, जबकि लड़का अभी शादी के झंझट में नहीं फंसना चाहता था। लेकिन माँ बाप ने खतरे को महसूस करते हुए इनको शादी के बंधन में बांध दिया। यूं एक बड़ा बोझ सर से उतर गया। सादिया और इसकी माँ ने सुख का सांस लिया। राशिदा से छोटी मलका अभी 8वीं में थी। माँ का ख्याल था कि ये लड़की संजीदा और हमदर्द दिल वाली है। मैट्रिक कर ले तो इसे टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करा देंगे। ये किसी स्कूल में उस्तानी लग जाएगी तो सादिया की शादी कर दूंगी। तब तक छोटा बेटा तफैल भी बड़ा हो जाएगा तो सऊद से सिफारिश करवा कर इसकी नौकरी लगवा लेंगे। बोली हाला बतूल ये नहीं जानती थी कि जमाना कितना आगे निकल गया है। अब मैट्रिक पास करने के लिए नौकरी एक सही ला हासिल है। खैर माएँ बेचारियां तो क्या नहीं चाहती। वो सादिया से भी कहती, बेटी तूने बड़ी कुर्बानी दे दी है, बस अब मंजिल करीब है। तुफैल की नौकरी होते ही तू हमारे घर के पखेड़ों से आज़ाद हो जाएगी और मैं तुझको तेरे घर का कर दूंगी। सादिया की छोटी बहन मलका तो सबसे तेज निकली। 2 साल 8वीं जमात में फेल होती रही। इसके बाद इसने वही चाल चलन एख्तियार किया जो राशिदा ने किया था, मगर यह तीर निशाने पर ना बैठ सका। लड़का धोखा देकर गायब हो गया और मलका पढ़ाई छोड़कर सोगवारियां मनाने बैठ गई। इस तरह सादिया की उम्र के 3 सुनहले साल और आगे की तरफ खिसक गए। इधर सऊद के वालिदैन और खुद सऊद भी सादिया और इसकी माँ की लंबी प्लानिंग से थक गए थे। अब सऊद का रवैया पहले जैसा न रहा था। इसका आना जाना हाला बतूल के घर कम होते होते खत्म हो गया था। वो अब अपना ज्यादा वक्त न जाने कहाँ गुजारने लगा था। सादिया इससे पूछती तो वो इधर उधर की बात कर दिया करता। पहले दोनों साथ ऑफिस आते जाते थे, अब वो अलहदा आने जाने लगा। तब सादिया ने भी गवारा ना किया कि इसरार करके इसके साथ जाए। इसकी गैरत ने गवारा ही ना किया क्योंकि सऊद की आला ओहदे पर तरक्की हो चुकी थी और इसका कहना था कि स्टाफ इस बात को मायूब ख्याल करता है कि इसके मातहत इसके हमरा आना जाना करें। इस तरह लोगों की नज़रों में तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। सादिया ने भी सोचा कि बात तो ठीक है, इंतजार तो मैंने ही इतना ज्यादा करवाया है। वो मेरी खातिर अपनी खुशियों से दूर रहा, फिर भी अभी तक शादी से इनकार नहीं किया।
8 साल की तवील मुद्दत गुजर चुकी थी। सऊद का तबादला दूसरी ब्रांच में हो गया था। सादिया के सर में कहीं कहीं सफ़ेद बाल आने लगे थे। तफैल ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया तो सऊद ने इसकी मुलाजमत लगवा दी। खाला बतूल की कमर अब झुकने को आ रही थी। वक्त दबे पाँव मगर बे आवाज़ गुजरता गया। बिलाहर मलका की भी शादी हो गई। तमाम फराइज अदा हो चुके थे। अब सादिया ही माँ के घर में बाकी रह गई। अब वो हर वक्त संजीदगी से अपने बारे में सोचती थी। इधर सऊद आला ओहदे पर पहुंचकर इस कदर मसरूफ हो गया कि वो हफ्तों इसकी एक झलक देखने को तरसने लगी। बिलाहर वही इससे मिलने को जाने लगी और तकाजा करने लगी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो समझती थी सऊद इस बात पर खुश होगा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। वो वक्त आ ही गया जिसका इसे बेकरारी से इंतजार था। इसका ख्याल था कि जो ही मैं इसे शादी का कहूंगी वो फौरन तारीख की बात करेगा। मगर सादिया को इस वक्त बड़ा धचका लगा जब इसने बेकरारी दिखाने की बजाय बेनियाजी और सर्द महरी से काम लिया। सादिया को लगा कि वो टाल मटोल से काम ले रहा है। वजह पूछी तो बिलाहर इसने कहा कि पहले तुम्हारे हालात ठीक ना थे और अब मेरे हालात ठीक नहीं रहे हैं। अब्बा जान को कारोबार में नुकसान हो गया है। मेरी सारी तनख्वाह घर में खर्च हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाने दो, मैं इतनी रकम इकट्ठी कर लूं कि हमारी शादी धूमधाम से हो, तभी इस मसले को छेड़ेंगे। इस दौरान वो सादिया से मिलने लगा था, लेकिन असल बात ना बताता था कि इसने छुपकर शादी कर रखी है, जिससे इसके घर वाले भी वाकिफ ना थे। वो आफत से सीधा ससुराल चला जाता। रात 11-12 बजे तक बीवी के पास रहता, फिर घर आ जाता। माँ से कह रखा था कि वो एक जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। इधर हाला बतूल ने भी सऊद के घर वालों से शादी का तकाजा शुरू कर दिया। जब घर वालों की तरफ से दबाव बढ़ा तो सऊद ने सादिया से कहा, सादी बात यह है कि मुझे बाहर जाने का चांस मिल रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ रकम दरकार है, तभी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं जल्द कोर्स मुकम्मल करके वापस आ जाऊंगा और तुमको दुल्हन बनाकर साथ ले जाऊंगा। सादिया को तो इस पर अंधा एतमाद था। वो बोली, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? 5 लाख। तब 5 लाख एक बड़ी रकम हुआ करती थी। वो शिशुपंज में पड़ गई। कुछ सोचने के बाद वो बोली, तुफैल नौकरी पर लग गया है। अगर मैं अपनी तनख्वाह जमा करती रहूं तो 4 साल में इतनी रकम जमा हो जाएगी। क्या तुम इस वक्त तक इंतजार कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं तो चांस का इंतजार कर सकता हूँ, मगर चांस मेरा इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ 6 माह का वक्त है, फिर फीस जमा कराना होगी। बैरूने मुल्क जाने के लिए बैंक बैलेंस भी शो करना होता है, इसका भी इंतजाम रखना होगा। मैं पहले ही लोन ले चुका हूँ, तभी तनख्वाह से रकम कट जाती है। दोबारा लोन नहीं ले सकता, क्योंकि बैरूने मुल्क जाकर अगर मौके अच्छे दिखे तो नौकरी से इस्तीफा भी दे दूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि तुम बैंक से कुछ लोन ले लो, मैं बाद में लौटा दूंगा। ठीक है, सादिया ने कहा, तुम जिस हद तक लोन दिलवा सकते हो दिलवा दो, बाकी जो मेरी जमा पूंजी है वो सब ले लो। मेरी साल भर की तनख्वाह भी होगी। मुझे उम्मीद है कि इतनी रकम इकट्ठी हो जाएगी कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। साल भर सादिया ने मेहनत की, पाई पाई जोड़कर और कुछ बहनोई से कर्ज लेकर 5 लाख सऊद को दे दिए। वो बहुत हैरान हुआ। वो समझ रहा था कि 5 लाख का सुनकर सादिया खामोश हो जाएगी। बहरहाल रकम लेकर वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। दरअसल वो बैंक की जानब से बैंक ही के खर्चे पर 2 माह के लिए ट्रेनिंग पर गया था। जब लौटा तो दूसरे शहर तबादला करवा लिया और बीवी बच्चों को लेकर वहां से चला गया, जबकि सादिया समझती रही कि वह बैरूने मुल्क में है। अफसोस कि सऊद ने इसे झूठा आसरा दिया था, जबकि इसने अपनी तमाम जमा पूंजी इसके कदमों में रख दी थी। इसे 1 साल बाद सऊद के घर वालों से पता चला कि वो बैरूने मुल्क से आ गया है, अब दूसरे शहर में है और बहुत कम घर में आता है। सादिया की कुर्बानी रायगा गई। कर्ज उतारने की खातिर इसे जिंदगी की मामूल आसाइशों को भी अपने ऊपर हराम करना पड़ा। जिंदगी की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे को खिसकती रही। यूं ही पाई पाई जोड़ते कर्ज भी उतर गया। लेकिन इसके बाद सादिया को रकम जमा करने की ऐसी आदत पड़ गई कि वो कोड़ी कोड़ी और धेला धेला जोड़ती रहती थी। कपड़े पुराने हो या बद रंग, इससे परवाह न होती। सैंडल घिस जाते, जूती टूट जाती, वो मोची से टांके लगवा कर फिर से पहन लेती। सहेलियां इसकी हालत देखती तो इनको अफसोस होता।
وہ زبردستی نئی جوتی لا کر پہنا دیتی۔ گھر میں سالن پکا ہوتا، اگر بھابھی کا موڈ دینے کا نہ ہوتا تو سادیہ چٹنی سے روٹی کھا لیتی اور کبھی بھوکی سو جاتی، مگر اپنے لیے کچھ خرید کر نہ کھاتی۔ برسوں سوٹ نہ لیے آفس بھی بس میں جاتی، حالانکہ اپنی تنخواہ اتنی تھی کہ سہولت سے گاڑی خرید سکتی تھی، ڈرائیور بھی رکھ سکتی تھی۔ اب وہ آفیسر بن چکی تھی۔ ماں سمجھاتی کہ کیوں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی ہو، کس کے لیے رقم جوڑتی رہتی ہو؟ یہ روپے اگر آج تمہارے کام نہ آئے تو کل کس کے کام آئیں گے؟ تم نے عمر بھر محنت کی ہے، اب اچھی زندگی گزارنے کا وقت آیا ہے تو اتنی کفایت شیار ہو گئی ہو کہ بہیلوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ماں کے بار بار کہنے پر بلاہر ایک دن اس نے دل کی بات بتائی، بولی، ماں میں نہ پاگل ہوں اور نہ بہیل اور کنجوس۔ دفتر میں میرا سادہ حلیہ دیکھ کر کولیگ ہنستے ہیں، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے تو بس بہت سے روپے جمع کرنے ہیں، کیونکہ مجھے بیرون ملک سعود کے پاس جانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ وقت پر رقم کم پڑ جائے۔ جبکہ حالہ بطول نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ نکلے، کیونکہ ان کو تو خبر تھی کہ وہ جس کا انتظار کر رہی ہے اس نے تو کبھی ان کی بیٹی کو بیاہنے کو آنا ہی نہیں۔ وہ اپنا گھر بسا چکا تھا، بال بچوں والا ہو چکا تھا اور اپنے والدین کو بھی لے جا چکا تھا۔ ان کا مکان بک گیا تھا۔ کئی بار ماں سعدیہ کو یہ سب بتا چکی تھی، مگر اسے یہی لگتا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ اب بھی سعود کا انتظار کر رہی تھی۔ کہتی تھی کہ سب لوگ اسے بد دل کرنے کو ایسا کہتے ہیں، سعود ایسا نہیں ہے، وہ کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انسان بھی بعض اوقات کس قدر مجبور ہو جاتا ہے، وہ خود فریبی کے سہارے زندہ رہنا چاہتا ہے، اپنے دکھ اپنے خوابوں میں چھپا لیتا ہے، کیونکہ اگر یہ خواب بھی کھو جائیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ پر افسوس کہ جن کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے ان کو ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔